जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जैक गुरु 24 पे। ये हमारा चैनल जो है पहले है आपका जैकपुर फैंस के नाम से फेमस था, लेकिन अब इसको जो है नाम चेंज कर दिया गया है जैक गुरु 24। ठीक है, तो ऐसे ही आप लोगों के लिए न्यू चैनल हो गया है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का गणित का पहला चैप्टर, जहाँ से आप लोगों के ऑब्जेक्टिव के भी क्वेश्चंस आते हैं और सब्जेक्टिव के भी क्वेश्चंस आते हैं। तो आज का क्लास कुछ ऐसा होगा जो ऑब्जेक्टिव के लिए भी इम्पोर्टेंट होगा, सब्जेक्टिव के लिए भी इम्पोर्टेंट होगा, तो दोनों को हम लोग लेकर चलेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड वीडियो को लाइक कीजिएगा। लाइक करने से हमें मोटिवेशन मिलता है ताकि आप लोगों के लिए वीडियोज़ बना पाएँ। ठीक है, एंड शेयर जरूर कीजिए अपने नए दोस्तों को। अब देखिए यहाँ पर वास्तविक संख्या के बारे में हम लोग पढ़ेंगे आज। ठीक है, तो वास्तविक संख्या किसको कहते हैं? तो कभी कभी देखिए आप लोग अगर इसको नहीं समझोगे ना, तो होगा क्या कि एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, बताइए निम्नलिखित में से कौन वास्तविक संख्या है, कौन वास्तविक संख्या नहीं है, इस तरह से पूछा जाएगा एग्जाम में। तो आपको जानकारी होना चाहिए। ठीक है, तो सभी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं को सम्मिलित रूप से लिखने पर वास्तविक संख्या प्राप्त होती है। ठीक है, सभी परिमेय संख्या और सभी अपरिमेय संख्या को सम्मिलित रूप से अगर हम लिखेंगे, यानी मिलाकर लिखेंगे एक परिमेय और अपरिमेय संख्या को, तो वो वास्तविक संख्या होगा। ठीक है, वास्तविक संख्या को आर से प्रदर्शित किया जाता है। अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले, बताइए वास्तविक संख्या को किससे प्रदर्शित करते हैं, तो आर से। और आर क्या होता है? रियल नंबर। इसको अंग्रेजी में लोग रियल नंबर भी बोलते हैं। ठीक है, याद रहेगा आप सभी को। चलिए, अब यहाँ पे देखिए वास्तविक संख्याओं के कुछ प्रकार हैं। कौन कौन से प्रकार हैं? तो वास्तविक संख्याएं जो होती है वो पहले दो प्रकार से बनती है। एक होता है परिमेय संख्या, एक होता है अपरिमेय संख्या। ठीक है, अब परिमेय संख्या को भी जो बांटा गया है कई भागों में। परिमेय संख्या क्या होता है? एक प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं और पूर्णांक संख्याएं। ठीक है, सभी के बारे में समझना है आपको कि प्राकृतिक संख्याएं क्या होती है, पूर्ण संख्याएं क्या होती है और पूर्णांक किसको बोलते हैं। ठीक है, ये आपको समझ में आ जाएगा। और इसी पूर्णांक में से एक होता है आपका धनात्मक पूर्णांक और एक होता है ऋणात्मक पूर्णांक। दोनों को आप लोगों को जानना है कि ऋणात्मक पूर्णांक किसको बोलते हैं और धनात्मक किसको बोलते हैं। तो चलिए वास्तविक संख्याओं के बारे में हम लोग जानेंगे। तो वास्तविक संख्याएं दो प्रकार की होती है, एक होता है धनात्मक, एक होता है ऋणात्मक। धनात्मक का मतलब होता है जो आगे की तरफ जा रहा है। ध्यान से सीखिएगा। मान लीजिए कोई नंबर 0 से स्टार्ट हुआ और आप 1 जा रहे हो, 2 जा रहे हो, 3 जा रहे हो, 4 जा रहे हो, तो ये धनात्मक हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आप पीछे की तरफ जा रहे हो, ठीक है, तो पीछे क्या हो जाएगा? -1 -2, यानी नीचे गिर रहे हो, तो या नीचे की तरफ जाओगे तो ये ऋणात्मक हो जाएगा। यहाँ पर आप लोगों को फिगर में अच्छे से समझाया गया है, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। आइए धनात्मक वास्तविक संख्याएं के बारे में समझते हैं। धनात्मक वास्तविक संख्याएं वो संख्या होती है जिसका मान धनात्मक होता है, यानी पॉजिटिव होता है, यानी कि प्लस होता है। अगर किसी नंबर के आगे, जैसे ये 9 है, 9 के आगे अगर हमने प्लस लिख दिया, +9, तो ये धनात्मक हो जाएगा। लेकिन अगर 9 लिख देते हैं और इसके आगे प्लस का चिन्ह नहीं देते तो भी ये धनात्मक होगा। प्लस का साइन क्या होता है? वो ऑटोमेटिक होता है, लगा है तो भी ठीक है, नहीं लगा है तो भी ठीक है। लेकिन ऋणात्मक के लिए माइनस का चिन्ह लगा होना जरूरी है। अगर लगा रहेगा तो वो ऋणात्मक होगा, नहीं लगा रहेगा तो वो फिर धनात्मक में श्रेणी में जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या बोला, धनात्मक वास्तविक संख्याएं कहलाती है, अर्थात धनात्मक वास्तविक संख्याओं के आगे धनात्मक चिन्ह लगाया जाता है। ठीक है, तो धनात्मक चिन्ह लगाया जाता है, इसका मतलब है कि यहाँ पे सबके आगे प्लस लगा हुआ होना चाहिए। तो अगर नहीं लगा है तो हम मान कर चलेंगे कि प्लस लगा हुआ है। ठीक है, अगर आपसे यहाँ पे -6 है और यहाँ पे +8 है, अगर आपसे बोलेगा बताइए इन दोनों में से कौन धनात्मक है, तो +8 वाला धनात्मक है। लेकिन अगर कहीं पर -6 है और सिर्फ 8 रहेगा तो भी ये धनात्मक ही कहलाएगा। बात समझ में आया? प्लस वहाँ पे जरूरी नहीं है कि लिखा रहेगा, लेकिन माइनस का लिखा रहना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इतना क्लियर रखिए। ऋणात्मक संख्याएं क्या होती है? देखिए, वह वास्तविक संख्याएं जिनका मान ऋणात्मक होता है, ऋणात्मक संख्याएं वास्तविक संख्याएं कहलाती है, अर्थात ऋणात्मक वास्तविक संख्याओं के आगे ऋणात्मक चिन्ह लगा होता है, यानी माइनस का चिन्ह लगा होता है। देखिए इसके आगे -7/12 इस तरह से लिखा है, -7/12, तो ये ऋणात्मक संख्या हो गया। ठीक है ना। यहाँ पे देखिएगा माइनस, कभी कभी पूरा भिन्न के आगे -17/5, ये पूरे भिन्न में लगा दिया तो ये भी ऋणात्मक होगा। -128 ऋणात्मक, -3864 ऋणात्मक। कभी कभी देखिएगा आप जो है 23/-19 नीचे, नीचे वाले में जो है हर में माइनस लगा दिया तो ये भी ऋणात्मक। ठीक है, किधरों से अगर माइनस आपको दिख गया तो वो ऋणात्मक होगा। आइए वास्तविक संख्याओं के गुणधर्म क्या होते हैं। ठीक है, बात समझते हैं। तो ये लेकिन उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हो वो हम करवा देते हैं आप लोग, क्योंकि आप लोग का फाइनल एग्ज़ाम जो है काफ़ी नज़दीक आ गया है।
तो हम यहाँ पर जो है मोटा मोटी जो जो इम्पोर्टेंट होगा वो हम लोग आपको बताते हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ से आप लोगों का क्वेश्चन आंसर स्टार्ट होता है। सबसे पहला उदाहरण से हम लोग समझेंगे कि कह रहा है कि एक संख्या 6 और 20 का अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम निकालिए। ये सवाल आपके एग्जाम में आता है, ठीक है। अब देखिए अभाज्य गुणनखंड विधि का मतलब क्या हुआ कि आप 6 को तोड़ कर सकते हैं 1 की पावर में, यानी कि 6 को आप कितने बार तोड़ सकते हैं। तो अगर हम 6 को तोड़ेंगे 2 तिया 6 और फिर 3 एकम 3 कट गया, तो 2 और 3 में टूटा। 6 कितना में टूटा, 2 और 3 में टूटा। पावर एक 2 पे पावर कितना है 1 और 3 पे पावर कितना है 1। जिसके ऊपर कोई भी पावर नहीं होगा उसके ऊपर 1 पावर होगा। लेकिन अगर हम बात करें 20 के अभाज्य गुणनखंड की, तो 20 को हम कैसे तोड़ेंगे। अगर यहाँ पे 20 है तो देखिए 2 से 10 बार में, फिर 2 से 5 बार में और फिर 5 से 1 बार में। तो 2 गुना 5 यानी 2 के को आ गया 2 को, तो 2 पे पावर कितना हो गया 2 और 5 पे पावर कितना हो गया 1। इसी को बराबर करके लिखा गया है, ठीक है। अब देखिए जैसा कि आप पिछली कक्षाओं में कर चुके हैं, क्या कर चुके हैं ये सब आपको नहीं लिखना है, ये समझाने के लिए आपको ये वाला टर्म लिख लिए। आपको जो लिखना है वो हम बता रहे हैं, ये वाला टर्म आपने लिख लिया। अब आपको क्या करना है, आपको निकालना क्या एचसीएफ, ठीक है, और क्या निकालने बोला है एलसीएम। तो जब कभी भी एचसीएफ एंड एलसीएम निकालने को बोला जाएगा तो आप क्या कर सकते हो यहाँ पर देखिए। अब डायरेक्ट आप लोग यहाँ पर समझो, जैसे 6 और 20 का अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम निकालना, तो 6 का गुणनखंड आपने 2 गुना 3 लिखा, 20 का गुणनखंड 2 गुना 5 यानी 2 पे पावर 2 और 5 पे पावर 1 लिखा, ठीक है, लिखा है। अब देखिए ऐसे यहाँ पे नहीं लिखना चाहिए, ठीक है ना। तो हम जो बताते हैं ना, हम जो अपने स्टूडेंट को बताते हैं ये पावर में नहीं बताते हैं, डायरेक्ट सिर्फ इतना में बताते हैं, ठीक है, और इस पर पावर नहीं देते हैं। तो आप थोड़ा देर के लिए पावर हटा दो, अगर समझना चाहते हो तो पावर को हटा दो, सिर्फ आप ऐसे लिखो 6 बराबर लिख दो 2 गुना 3, ठीक है। और अगर आप 20 को आप लिख सकते हो 2 गुना 5, इस तरह से लिख दो, ठीक है। अब यहाँ पर आपको एक बात समझना है, बोला है एचसीएफ बताइए। तो एचसीएफ जब आप लिखोगे, एचसीएफ किसका किसका निकाल रहे हो 6 और 20 का, तो आप लिखना यहाँ पे ब्रैकेट में 6 और 20। एचसीएफ 6 और 20 बराबर कितना होगा पता है। एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इन दोनों में सबसे ज़्यादा कौन कॉमन मिल रहा है, तो सिर्फ और सिर्फ 2 मिल रहा है, तो आपको 2 ले लेना है। बात समझ में आया, 2 ले लेना है, तो इसका एचसीएफ 2 निकल गया। इतना पहले आप लोग उतार लो। अब आते हैं एलसीएम पे। अब आपको जब एलसीएम निकालना होगा तो आप क्या लिखोगे, एलसीएम लिख करके लिखना 6 और किसका 20 का। तो एलसीएम जब आप लोग निकालते हो तो ये और ये तो कॉमन था ना, पहले मिल गया था आप लोगों को, वहाँ पर एक दो मिल गया था, तो जो एचसीएफ आया है जो कॉमन है उसको तो लेना ही लेना है। इसके अलावा जो नहीं मिला है कॉमन उन सब को लेना है। जैसे यहाँ पर 3 बच गया तो 3 लेना है, यहाँ पर आपका 2 बच गया तो 2 लेना, और क्या बच गया था एगो 5 बच गया था, ये टोटल लेना होगा। अब गुना कीजिए 2 तिया 6 दूनी 12 12 पंचे 60, तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 60। यहाँ पर ये आपको थोड़ा सा डाउट होगा कि भैया यहाँ पर हमने 1 2 छोड़ दिया है, छोड़ा नहीं है, वो एचसीएफ लेना होगा। तो एचसीएफ तो आप इन दोनों के कॉमन से ना बनाए थे, 2 कॉमन निकला था बाहर, तब तो आपका एचसीएफ, तो जो एचसीएफ है वो तब लेना ही लेना, जो कॉमन मिला तो उसको लेंगे ही लेंगे, बाकी जो बच जाएगा कॉमन के अलावा उस सब को लेना है, तब जा करके आपका यहाँ पे एलसीएम निकलेगा। तो आशा करते हैं आपको आज का ये मैथ का क्लास 1 का वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को इस तरह के क्लासेस चाहिए तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, और नए दोस्तों को ज़रूर जोड़िएगा, तो हम आपके लिए नेक्स्ट वीडियो ज़रूर बनाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में। थैंक यू।